था कि किस तरीके से हम लोग स्वराज की तरफ बढ़ रहे थे, किस तरीके से हम लोग अपने इंडिपेंडेंस की तरफ ग्रो कर रहे थे। हम लोगों ने उसकी कहेंगे एक बैकग्राउंड, एक पूरा का पूरा बेस जो था वो हम लोगों ने स्टडी किया था और काफी एक्सटेंड तक हम लोग पहुंच गए थे। सो नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट। आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास एक टाइमलाइन लिखी हुई है, आएंगे इस टाइमलाइन के ऊपर जहां तक का टाइम हम लोगों ने कवर कर लिया था उसको हम एक फोकस में पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि लास्ट क्लास में हमने कौन कौन से पॉइंट्स के ऊपर फोकस किया था और कहां तक हम लोगों ने अपना सेशन कंप्लीट कर लिया था। सो लेट्स स्टार्ट। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम पे जो स्टार्ट किया था वो स्टार्ट किया था कि किस तरीके से नेशनलिज्म इन इंडिया जो है वो ग्रो करना स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले नेशन स्टेट का कंसेप्ट आया। नेशन स्टेट का कंसेप्ट आने के बाद लोगों के अंदर कॉमन आइडेंटिटी वाली जो फीलिंग थी वो डेवलप होना स्टार्ट हो गई। एंड आफ्टर दैट व्हाट इज कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस, ये लोगों ने सोचना स्टार्ट कर दिया था। वो किस तरीके से एक कलेक्टिव बिलोंगिंग अपने आपस में सोचने लगे थे कि हम सब लोग एक ही नेशन का पार्ट है, हम सब लोग आपस में एक ही हैं। तो ये कंसेप्ट उनके अंदर आ चुका था। इसके बाद महात्मा गांधी ने 2 मूवमेंट लॉन्च किए थे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसमें से हम लोगों ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की स्टार्टिंग के पॉइंट्स करते हुए देखिए कोई भी मूवमेंट होगा वो ऐसे ही सडनली स्टार्ट नहीं हुआ कि हम लोग घर पे आराम से बैठे हुए थे और उठे कहा कि चलो एक मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। नहीं, उसके पीछे कुछ बेस बना होगा, उसके पीछे हमारी कुछ मजबूरियां होंगी जिसकी वजह से हमने वो मूवमेंट, वो स्ट्रगल जो था वो स्टार्ट किया। नाउ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बना सबसे पहला रीजन। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के स्टार्ट होते ही क्या हुआ, उसने पूरा का पूरा हमारा इकोनॉमिक बैकग्राउंड जो था वो पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय करके रख दिया। क्योंकि हम लोग तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे बट वी वर बाउंड टू फाइट फ्रॉम द साइड ऑफ द ब्रिटिशर्स। So that was a very pathetic thing for the Indians that we are not the part of the world war but still we are participating, we are losing our people from India and that was due to the forced recruitment। जबरदस्ती लोगों को जाकर के रिक्रूट किया जाता था कि वो ब्रिटिशर आर्मी, ब्रिटिशर्स की जो आर्मी है उसमें भर्ती हो जाएं और वहां से वो लोग वर्ल्ड वॉर में जाएं लड़ने के लिए। आफ्टर दैट जो इम्पैक्ट था वर्ल्ड वॉर का, उसकी वजह से हम सब कंप्लीटली उसकी वजह से बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर में आ चुके थे और अब लोग उनके साथ ये समझौता करने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थे। आगे चलते हैं। उसके बाद कुछ और भी चीजें हुई, जैसे ब्रिटिशर्स का लगातार पैसे या कह सकते हैं रेवेन्यू में बढ़ोतरी करना, और उसका एक बहुत बड़ा रीजन था रेवेन्यू में बढ़ोतरी करने का वो ये कि उनका जितना भी वॉर एक्सपेंसेस थी, जो भी लड़ाइयां वो लोग लड़ रहे थे, उन सारी लड़ाइयों का जो पैसा था वो पूरा का पूरा रेवेन्यू से आता था, टैक्स कलेक्शन की वजह से आता था। और ये टैक्स कलेक्शन वो इंडिया, ऑब्वियसली बात है इंडिया उस टाइम कॉलोनियल रूल के अंडर था, तो इंडिया के ऊपर से वो लोग बहुत ज्यादा टैक्स कलेक्ट कर रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ा कारण था जहां पे क्रॉप फेलियर हो गई लेकिन फिर भी टैक्स बढ़ता जा रहा है, हमें टैक्स पे करना है। इसी वजह से यहाँ के लोग जो थे वो बहुत ज्यादा ट्रॉमेटिक सिचुएशन में आ चुके थे। एंड नाउ द इमर्जेंस ऑफ द न्यू लीडर्स विद न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल। साथ ही साथ उस टाइम पे पहले तो हम लोग ये चीजें बर्दाश्त करते थे, टॉलरेट करते थे, लेकिन एक लिमिट आई जिसके बाद हमारी टॉलरेंस पावर एक एक्सटेंट तक पहुंच गई। और जब हमारी टॉलरेंस पावर उस एक्सटेंट तक पहुंच गई और उस टाइम पे कुछ लीडर्स आए, उन लीडर्स ने हम लोग को एक मार्गदर्शन किया उन्होंने हमारा, जिसके बाद हमें एक वे मिल गया कि किसी भी तरीके से इनसाइड द ब्रिटिश रूल वी आर नॉट एक्सेप्टेबल। हम लोग ब्रिटिश रूल के अंदर बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा हम लोगों को, और ना ही अब हम ब्रिटिशर्स को एक्सेप्ट करना चाहते हैं जिस तरीके से वो रूल हमारे ऊपर कर रहे थे। यहाँ पे एक लाइन मुझे याद आ रही है जो हमने पढ़ी, हमारे कवियों ने लिखी उस टाइम पे, जैसा कि मैंने फोकलोर्स में बताया, दैट वाज पराधीन सपने सुख नहीं। दैट मीन कि पराधीन, व्हेन वी आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिशर्स, जब कोई और हमारे ऊपर शासन कर रहा है उस समय हम बिल्कुल भी खुश नहीं रह सकते जब तक कोई और हमारे ऊपर रूल कर सकता है। तो हमारे कभी भी सुख जो है वो नहीं मिलेगा और ना ही हमारी कभी भी वैल्यू होगी। तो इसलिए जरूरी था कि हम आगे बढ़ करके अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़े, और धीरे धीरे ये बैकग्राउंड तैयार हो रहा था। उसके बाद महात्मा गांधी वापस लौटे। Let's come back to the timeline that is written over here. Then 1906 All India Muslim League was formed. मुस्लिम लीग जो थी वो बन गई थी, और ये मुस्लिम लीग बनने का कारण हमने आपको बताया था कि नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट था ये। तो खिलाफत मूवमेंट कैसे जुड़ गया? हमने आपको बताया था कि वर्ल्ड वॉर के दौरान जो खलीफा थे, जो टर्की के खलीफा थे, उनका एक बहुत ही एक अच्छा पोजीशन था, एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन था, एक ऊंचा पोजीशन था ऑल ओवर द वर्ल्ड जो मुस्लिम कम्युनिटी थी उसमें। और उस टाइम पे
क्योंकि उनके ऊपर ब्रिटिशर्स ने कैप्चर कर लिया था। तो इसके बाद जिसको हम लोग टर्की बोलते थे, हम लोग टर्की बोलते हैं, पहले वो ऑटोमन एम्पायर कहलाता था, जहां पे खलीफा जो थे वो सबसे सुप्रीम हेड माने जाते थे। तो यहां पर क्या हुआ कि खलीफा की पोजीशन और उनके जितना भी उनके बिलोंगिंग थी सब कुछ ब्रिटिशर्स ने ले ली थी। तो मुस्लिम्स चाहते थे वी आर हेल्पिंग यू आउट इन द वर्ल्ड वॉर, वी आर पार्टिसिपेटिंग इन द वर्ल्ड वॉर, और उसके बदले में आप हमको क्या देंगे, आप खलीफा की जो पोजीशन है वो उनको वापस कर देंगे। बट ब्रिटिशर्स रिफ्यूज दैट, वो मुकर गए। जिसके बाद जितने भी मुस्लिम्स थे उन्होंने एक पूरी की पूरी मुस्लिम लीग फॉर्म कर ली। एंड महात्मा गांधी ये चीज चाहते थे, महात्मा गांधी जी ने इसका फायदा उठाया। क्यों? क्योंकि कोई भी मूवमेंट तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकता जब तक हम सब मिल करके उस मूवमेंट में हिस्सेदारी ना बनाए। तो यहाँ पे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन हुई, जो कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ जुड़ा। साथ ही 1914 में हम पढ़ा जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, उसकी वजह से काफी सारी प्रॉब्लम्स आई हमारे सामने। 1917 और 18 में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह लॉन्च किया। अब सत्याग्रह क्या हुआ, वो साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह ऑलरेडी वहां पे ग्रो करा के वापस आए थे, और आने के बाद उन्होंने खेड़ा, चंपारण और अहमदाबाद इन तीनों जगह पर सत्याग्रह लॉन्च कर दिया। आफ्टर दैट पहुंचते 1918 से 1920 के बीच में उन्होंने पीसेंट मूवमेंट ऑफ अवध स्टार्ट किया, जहां पे पीसेंट्स जो थे उनको उन्होंने सपोर्ट किया। आफ्टर दैट 1919 में हमने देखा रॉलेट एक्ट आया। रॉलेट एक्ट के साथ उन्होंने क्या कर दिया, रॉलेट एक्ट जब आया तो उसके खिलाफ थे लोग, जो सब लोग उसके अगेंस्ट थे, और ऐसे में उन्होंने पीसफुल प्रोसेशंस करने स्टार्ट कर दिए। वो पीसफुली एक जगह इकट्ठा होते थे, बात करते थे, और जहां महात्मा गांधी जी का एक स्लोगन आया था कि we are tolerating Britishers, we are allowing them to rule on us, that's why Britishers are ruling. If we don't allow them to rule on us, they are not able to rule on India a single day. And that was the main concept behind launching the non-cooperation movement. And on this non-cooperation movement, हमने कहा था हम उन्हें cooperate नहीं करेंगे. They are here, but we are not going to cooperate them at all. And that's why यही था हमारा non-cooperation movement. जब non-cooperation movement लॉन्च हुआ, उसके बाद उन्होंने रॉलेट एक्ट वहां पे लागू कर दिया। रॉलेट एक्ट के आते ही ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था ये थोड़ा सा और तेज हो गया, और तेज होते होते ऐसी कंडीशन आ गई जब जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा होने लगे। नॉट इन जलियांवाला बाग, और भी जगह लोग इकट्ठे होकर के उनके जो मूवमेंट था उसको हाइट पर लेकर के जा रहे थे, और मूवमेंट को हाइट पर लेकर के जा रहे थे। इसकी वजह से ब्रिटिशर्स में काफी खलबली मच गई थी। एंड दैट्स व्हाई उन्होंने क्या किया, उन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया। इसके बाद उन्होंने बोल दिया कि किसी भी तरीके से आप कहीं पर इकट्ठा नहीं होंगे। लेकिन जहां जलियांवाला बाग, यानी कि हम बात कर रहे हैं अमृतसर पंजाब में, वहां पर लोगों को ये चीज पता ही नहीं थी कि ऐसा कोई लॉ ब्रिटिशर्स ने लगाया है, और इसकी वजह से लोग वहां पे बैसाखी के मेले में प्लस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की वजह से लोग इकट्ठा हो गए उस जलियांवाला बाग में। और तब जनरल डायर ने ओपन फायरिंग करवा करके वहां पे हजारों लोगों को गोलियों से उड़ा दिया। And that was the time that when the whole India was into a great traumatic situation. The whole Indian people were completely against the British rule, and they were just from inside there was a volcano that was erupting against the Britishers, because this is going to be very intolerant for everyone. So now उसके खिलाफ बहुत सारे रॉलेट अगेंस्ट के खिलाफ बहुत सारी स्ट्राइक्स होने लगी। खिलाफत कमेटी जो थी, एज आई टोल्ड यू, यहाँ पे मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन हुई थी पहले। तो मुस्लिम लीग वाज द कम्युनिटी जो देख रही थी, उसने अपनी डिमांड रखी थी ब्रिटिशर्स के सामने। तो यहाँ पर मुस्लिम लीग फॉर्म हो गई थी कि मुस्लिम्स की कम्युनिटी फॉर्म हो गई, और वहां से निकल करके आई खिलाफत कमेटी। और ये खिलाफत कमेटी क्या थी, जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि मुस्लिम लीग जो थी, अब उनकी जब डिमांड को एक्सेप्ट नहीं किया गया, ब्रिटिशर्स ने खलीफा के जो पोजीशन थी, जो उसकी बिलोंगिंग्स थी, उसको नहीं लौटाई, तो उसके बाद उन्होंने खिलाफत कमेटी बना ली। और इस खिलाफत कमेटी ने कंप्लीटली ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट किसको ज्वाइन किया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में महात्मा गांधी को ज्वाइन किया। आते हैं इसके बाद सितंबर 1920 में कांग्रेस सेशन हुआ, जहां पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट डिसाइड हुआ। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट डिसाइड होने के बाद 1920 में कांग्रेस सेशन एट नागपुर, यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो था उसको अडॉप्ट कर लिया गया।
और उसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लॉन्च किया गया कब? 1921 में इन अवध, आंध्र प्रदेश, असम। अब आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो मूवमेंट चल रहा था दैट वाज नॉट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। क्यों? क्योंकि अभी खिलाफत कमेटी बनी ही नहीं थी, अभी तक तो केवल मुस्लिम कमेटी बनी थी और मुस्लिम्स जो थी वो सत्याग्रह में कंप्लीटली इन्वॉल्व नहीं थे। यहां पर जो मूवमेंट चल रहा था, यहां महात्मा गांधी के आने के बाद जो मूवमेंट चल रहा था दैट मूवमेंट वाज सत्याग्रह। लिख लीजिएगा, ये जो मूवमेंट था ये सत्याग्रह मूवमेंट था। और यहां 1920 के कांग्रेस सेशन के बाद अडॉप्ट करने के बाद 1921 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लॉन्च कर दिया गया। मूवमेंट इन अवध, आंध्र प्रदेश एंड असम। हम लोग यहां तक पहुंच गए थे। अब हम लोग बात करने जा रहे थे दैट व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द मूवमेंट और किस तरीके से इस मूवमेंट ने चारों तरफ अपना जो शिकंजा था वो कस लिया, किस तरीके से उन्होंने चारों तरफ लोगों को इसके लिए प्रमोट किया। एंड व्हाई नॉन कोऑपरेशन। गांधी जी की एक बुक थी हिंद स्वराज, उसमें उन्होंने ये चीज लिखी थी जो मैंने आपको स्टेटमेंट बताया कि ब्रिटिश रूल इन इंडिया इज ड्यू टू द कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस। इफ इंडियंस रिफ्यूज टू कोऑपरेट ब्रिटिश रूल विल कोलैप्स इन इंडिया। और इस तरीके से ब्रिटिश रूल जो है वो इंडिया में कोलैप्स हो जाएगा। हाउ इट वाज लॉन्च। तो सबसे पहले अब हम बात करने जा रहे हैं कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था ये कैसे लॉन्च किया गया। ध्यान दीजिएगा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किस तरीके से लॉन्च किया गया। तो उसका कारण था, सबसे पहले हुआ सरेंडर ऑफ द टाइटल्स। मैं यहां पे लिख देता हूं इसको इरेज करके ताकि आप लोग को समझ में आ जाएगा कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था वो किन चरण में। मैंने आपको बताया था ये स्टेप वाइज लॉन्चिंग हुई थी। तो यहां पर जब हम लोग स्टेप वाइज लॉन्चिंग की तरफ बढ़ते हैं तो जो पहला लॉन्च हम लोग यहां पे बताने जा रहे हैं, जो हम लोग पहला लॉन्च डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट लॉन्च इज जस्ट अ मिनट, आई विल चेक द I'm just checking out some messages. So welcome everyone and keep on sending some of the questions so that I can answer you. साथ साथ में आपके जो doubts हैं वो भी clear होते चले जाएंगे। Let's move forward. तो हम बात करने जा रहे थे how it was launched, किस तरीके से लॉन्च हुआ था। जो पहला था वो था surrender of the titles। सरेंडर ऑफ टाइटल्स। टाइटल्स का मतलब ब्रिटिशर्स ने जैसे कि सर की उपाधि दी हुई थी, लाइक रविंद्रनाथ टैगोर को उन्होंने सर की उपाधि दी हुई थी। ऐसे कुछ लोग थे, कुछ फिलोसफर्स थे, कुछ अच्छे लोग थे, कह सकते कुछ ऐसे लोग थे जिनकी पोजीशन थी इंडिया के अंदर। उन लोगों के साथ ब्रिटिश उनको अपने कॉन्फिडेंस में लेकर के चलना चाहते थे, क्योंकि जानते थे कि अगर वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो गए तो उनके पास एक बहुत बड़ा एक ग्रुप है, तो कहीं वो मास एजिटेशन ना हो जाए। तो दैट्स व्हाई व्हाट दे सेड, उन्होंने इस तरीके के कुछ टाइटल्स, कुछ अवार्ड्स दिए हुए थे। उन्होंने सबसे पहले जो इंडियंस उसमें शामिल हो रहे थे उन्होंने अपने ये अवार्ड्स वापस करने स्टार्ट कर दिए। आफ्टर दैट दे विथड्रॉ फ्रॉम द कोर्ट्स, स्कूल, कॉलेजेस, सिविल सर्विसेज एंड बॉयकॉट्स फॉरेन गुड। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो बॉयकॉट था वो स्टार्ट हो गया। अब उन्होंने क्या क्या बॉयकॉट करना स्टार्ट किया? दे बॉयकॉट ऑल द सर्विसेज व्हाटएवर दे वर डूइंग अंडर द ब्रिटिशर्स। वो सारी सर्विसेज उन्होंने बॉयकॉट कर दी। साथ ही साथ उन्होंने ब्रिटिश गुड्स को बॉयकॉट कर दिया, यानी व्हाटएवर द मटेरियल दैट ब्रिटिशर्स केम ब्रिंग फ्रॉम ब्रिटेन टू सेल आउट इन इंडिया इन द इंडियन मार्केट्स, दे स्टार्टेड abolishing, they started boycott each and everything under this. After that, in case if government use repression, then full civil disobedience movement would be launched. और यहाँ पर क्या किया गया, ध्यान दीजिएगा कि पिछली बार जो मूवमेंट जो था वो जैसे उसमें क्या होने लगा था, ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, जलियांवाला बाग ट्रेजेडी कर दी थी, मैसेकर कर दिया था जलियांवाला बाग। तो इस बार महात्मा गांधी ने क्या कहा कि अगर जैसे सत्याग्रह में वो उन्होंने जलियांवाला बाग कांड कर दिया था, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लॉन्च करने के बाद उन्होंने कहा कि अगर ब्रिटिशर्स किसी भी तरीका वायलेंट एक्ट करते हैं तो हम लोग तुरंत उसका जो है उसका हम सामना करेंगे और हम तुरंत सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो लॉन्च कर देंगे। यानी अभी हम क्या करें, ध्यान दीजिएगा, दोनों का टर्म अलग है। एक है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, कोऑपरेशन मूवमेंट यानी किसी का साथ देना, दैट इज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। द अनदर मूवमेंट इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस
ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई होगी कि नॉन कॉपरेशन का मूवमेंट है कि हम उनका साथ नहीं देंगे, वो यहां रहेंगे, सब कुछ अपना जैसा यूज करें, वो अपना करें, हम अपना कर रहे हैं, तो वो होगा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। लेकिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करने का मतलब क्या है कि वो अब उनको डिसओबे करेंगे, यानी जो भी ब्रिटिश रूल है अब वो उसको कंप्लीटली बॉयकॉट करेंगे, डिसओबे करेंगे। अगर उन्होंने जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च हो रहा है, अगर उन्होंने किसी भी तरीके की वायलेंट हरकत उसमें की, तो यही स्टार्ट हो गया। आफ्टर दैट चैलेंजेस टू द लॉन्च ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च करने के पीछे भी कुछ चैलेंजेस थे जिनका सामना हमें करना पड़ा था। दैट वाज लीडर्स ऑफ कांग्रेस वर रिलेक्टेंट टू असेंबली इलेक्शंस, यानी कि कुछ लीडर्स जो थे, कांग्रेस लीडर्स जो थे, भाई देखो अभी तक क्या हो रहा था, कांग्रेस लीडर्स जो थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में आने लगे थे। कैसे? क्योंकि ब्रिटिश ने उन लोगों को असेंबली इलेक्शन के लिए पासेस दे दिए थे। ध्यान रखिए, असेंबली इलेक्शंस के लिए पासेस मतलब अभी तक आप वहां की किसी भी पॉलिटिकल अरेना के हिस्सेदार नहीं होंगे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने इंडिया को और अच्छे से मजबूत उनके ऊपर कॉलोनाइजेशन को फिक्स करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने कांग्रेस के कुछ लीडर्स को अलाउ कर दिया कि वो असेंबली इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट बन जाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो क्या चाह रहे थे कि अगर ये लॉन्च कर दिया हमने मूवमेंट तो ब्रिटिशर्स हमसे ये अपॉर्चुनिटी खींच लेंगे, तो उन्हें ये डर था। तो एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी दैट द लीडर्स ऑफ कांग्रेस वर रिलेक्टेंट टू असेंबली इलेक्शंस। आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, हम कुछ लाइंस उसमें से भी लेके चलते हैं, सो दैट व्हेनेवर यू आर रीडिंग योर बुक्स एट दैट टाइम यू कैन रिलेट all these statements with it, whatever the storyline we are reading out here. Fine, so it will be very helpful for you. Now some feared of violence, जैसा कि लास्ट टाइम हुआ था, तो पहले को तो ये प्रॉब्लम हो गई जो कांग्रेस लीडर्स थे कि भाई उनको असेंबली इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो उनसे दूर हो जाएगा। दूसरी तरफ उनको था कि कुछ लोगों को पता था कि कहीं ना कहीं वायलेंस जो है वो कहीं ना कहीं सामने आ जाएगा, और अगर वायलेंस सामने आ गया तो फिर उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, तो वायलेंस के डर से वो नहीं करना चाहते थे। लेकिन इन दिसंबर 1920 कांग्रेस सेशन दे डिसाइडेड टू लॉन्च द मूवमेंट। ऐसा मैंने लिखा था यहाँ पे पहले कि 1920 में फाइनली उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि अब वो लोग क्या करेंगे, विदाउट एनी डिस्कशन, विदाउट एनी फर्दर डिस्कशन दे विल लॉन्च द मूवमेंट। अब वो लोग उस मूवमेंट को लॉन्च करेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं कि जब मूवमेंट लॉन्च हुआ towards this movement, what happened after that? तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि when the movement in the towns, अब क्या हुआ, देखो हर जगह अपना अलग अलग लेवल पर टाउन्स में और सब जगह अपना अलग अलग मूवमेंट चल रहा था, हर जगह अपना अलग अलग मूवमेंट अपने अलग अलग पेस पर चल रहा था। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कुछ मूवमेंट्स के बारे में, कहाँ पर हुआ। जैसे टाउन्स में जो हुआ, हमने यहाँ पढ़ा कि बहुत लोगों ने क्या किया, उन्होंने सरेंडर कर दिया टाइटल से, उन्होंने उनकी सर्विसेज को बॉयकॉट कर दिया। तो ये कहां पर हुआ, ये हुआ टाउन्स में, है ना, हम कह सकते हैं अर्बन एरियाज में, टाउन्स में ये हुआ। अब चलते हैं दूसरी तरफ जहां पर ये मूवमेंट्स को बॉयकॉट किया जा रहा था, वो क्या था, तो वो था आपका कि उन्होंने अवध में, रिबिलियन इन द कंट्री साइड। जो नेक्स्ट मूवमेंट चला वो कहां पे चला, अवध में, ध्यान रखिएगा अवध, OUDH भी लिखा जाता है कई जगहों पे, इसकी स्पेलिंग जो होती है OUDH भी लिखा जाता है, तो हम लोग इसको अवध पढ़ते ही, लखनऊ और इस साइड का जो यूपी का रीजन था उसको हम बोलते हैं अवध। फाइन, तो यहां पर देखिए सबसे पहले उन्होंने क्या किया, टाउन्स पे जो मूवमेंट किया, उन्होंने टाइटल्स को सरेंडर किया, उनकी सर्विस को बॉयकॉट किया, गुड्स को बॉयकॉट किया, साथ ही साथ उन्होंने खादी जो एक्सेप्ट किया, खादी को भी एक्सेप्ट कर लिया, खादी को एक्सेप्ट किया, यानी कि उनके हर तरीके के गुड्स, सब चीज उन्होंने, ब्रिटिश गुड्स को जिसको हम लोग बॉयकॉट मूवमेंट भी बोलते हैं, उन्होंने उन सारी की सारी चीजों को उन्होंने आग में डाल दिया कि हम ब्रिटिशर्स की चीजों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। नाउ अब एक और चीज हुई यहाँ पे, क्योंकि हम चैलेंजेस की बात कर रहे हैं, तो जब ये चीजें हो रही थी इसके भी पीछे एक चैलेंज आया। क्या चैलेंज आया, दैट वाज द मूवमेंट जो था सिटीज में वो धीरे धीरे कम होने लगा। अब देखो नीचे गिरने का स्तर क्या है, पहले बहुत अच्छे से ऊपर चला, सबने टाइटल्स वगैरह सबने वापस कर सब कुछ,
अब प्रॉब्लम ये है कि अगर वो अपनी सर्विसेज छोड़ देंगे, अपनी सर्विसेज तो उन्होंने बॉयकॉट कर दिया, भाई चलिए देशभक्ति है, हम लोग देशभक्ति की वजह से महात्मा गांधी के साथ जुड़ रहे हैं, अपना सब कुछ छोड़ दिया, हमने सरकारी जॉब वगैरह सब छोड़ दी। बट नाउ द क्वेश्चन इज ऑन देयर सर्वाइवल रेट, हाउ दे विल सर्वाइव नाउ। अब उनके सर्वाइवल रेट की प्रॉब्लम आ गई थी, और साथ ही साथ स्कूल कॉलेजेस छोड़ देंगे, भाई ऑब्वियस सी बात है एजुकेशन की भी प्रॉब्लम उनके सामने आने लगी थी। वो एजुकेशन की प्रॉब्लम अब जो उनके सामने आ रही थी उसको भी वो लोग फेयरफुल हो रहे थे कि कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। अल्टरनेटिव जो इंडियन इंस्टीट्यूशन थे उनको सेट नहीं किया गया था, जिसकी वजह से जो टीचर्स थे स्कूल्स में कॉलेजेस में कहीं ना कहीं वो अपनी जॉब पर वापस जाने लगे थे। यानी कि अगर आप ये कह रहे हैं कि हमें अंग्रेजों के इन सरकारी जो भी अंग्रेजों द्वारा स्थापित जितने भी संस्थान हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, आपको उन्हें छोड़ना है, तो एटलीस्ट आपको इंडिया के द्वारा स्थापित कुछ जो संस्थान होंगे उनमें उनको जॉब देनी पड़ेगी, अदरवाइज उनके सर्वाइवल रेट के ऊपर बात आ जाएगी। एक और चीज थी, वो ये था कि खादी जो थी वो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि बहुत एक्सपेंसिव भी था ब्रिटिशर्स के गुड्स के अकॉर्डिंग। यानी ब्रिटिशर्स जो मिल में बना हुआ कपड़ा लाते थे वो काफी हल्का, सस्ता और अफोर्डेबल था इंडियंस के द्वारा, लेकिन यहां पर जो खादी था वो कहीं ना कहीं इंडियंस को थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ रहा था, जिसकी वजह से लोगों ने खादी से भी अपने आप को विड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया। द अनदर मूवमेंट, अब हम बात करने जा रहे हैं रिबेलियन ऑन द कंट्री साइड। इसको मैं इरेज कर देता हूं, ये सिटीज की हम लोगों ने बात कर ली, अब हम लोग स्ट्रिक्टली बात करेंगे कि रिबेलियन किस तरीके था कंट्री साइड। हमने टाउन्स की बात कर ली, टाउन्स एंड सिटीज की, ठीक है, टाउन्स एंड सिटीज की हमने बात करी। अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी, अब हम बात करने जा रहे हैं कंट्री साइड की, ठीक है। कंट्री साइड का मतलब क्या है, अब ऑब्वियस सी बात है ये सिटीज टाउन्स के जो बाहर का एरिया था, अब हम उसकी बात करने जा रहे हैं, वहां पर गए। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं अवध की तरफ कि अवध में क्या हुआ। तो अवध में बाबा रामचंद्र जो थे वो उन्होंने लैंडलॉर्ड्स और तलूकदार के अगेंस्ट उन्होंने, क्योंकि उनके अगेंस्ट क्यों खड़े हुए, क्योंकि वो क्या करते थे, हाई डिमांड कर रहे थे, लगातार बढ़ती हुई डिमांड जो थी वो उन्हें परेशान कर रही थी। अब किस चीज की डिमांड वहां पे वो कर रहे थे, बाबा रामचंद्र अगेंस्ट लैंडलॉर्ड तलुकदार डिमांडेड हाई रेंट्स एंड मेनी अदर सेसेस। यानी कि वो बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट उनसे टैक्स ले रहे थे या बहुत ज्यादा उनसे वसूली कर रहे थे, ये सारी चीजें उनसे बहुत ज्यादा हो रही थी, ठीक है। आफ्टर दैट we are going to read that so the peasants demanded reduction of revenue। तो peasant जो थे वो रेवेन्यू का डिडक्शन मांगते थे, साथ ही साथ वो चाह रहे थे कि किसी भी तरीके से इन लैंडलॉर्ड्स को हटा दिया जाए। तो क्या हुआ, जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने इन अवध के इन विलेजेस में जाना स्टार्ट किया और उनकी ग्रीवेंसेस को समझा, उनकी जो कंडीशंस थे, उनकी जो एक क्रिटिकल सिचुएशन थी, उन्होंने उसको समझना स्टार्ट किया, अपनी तरफ से उसके ऊपर फोकस करना स्टार्ट किया और उसको जानना स्टार्ट किया। पीसेंट मूवमेंट जो था वो डेवलप हो गया कांग्रेस की लीडरशिप में। 1921 में द हाउसेस ऑफ मर्चेंट्स एंड तलुकदार्स वर अटैक्ड, बाजार्स वर लूटेड एंड ग्रैंड होर्ड्स वर टेकन ओवर। तो यहाँ पे एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है कि वो क्या हुआ कि उसके बाद यहाँ पर जो अवध का मूवमेंट है वहां पर भी चीजें कहीं ना कहीं थोड़ी सी बिगड़ गई। कैसे बिगड़ी, क्योंकि अब वो जो तलुकदार के घर वगैरह थे उनको लूटा जाने लगा, बाजारों को लूटा जाने लगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या हुआ, अवध में जो मूवमेंट हो रहा था वो भी एक जगह आकर के ऐसा होने लगा, एक वायलेंट सा होने लगा। देखते हैं इसके क्या कारण हुए आगे चल के। इसके अलावा एक बरदौली सत्याग्रह हुआ था, ध्यान रखिएगा। बरदौली सत्याग्रह जो है ये पूछा जाता है, स्पेशली आपके मैप में भी ये चीज पूछी जाती है, ठीक है। तो वो उसके बारे में पढ़ेंगे। 1928 में बरदौली सत्याग्रह एक इंपॉर्टेंट फार्मर अगेंस्ट द इंक्रीज ऑफ लैंड रेवेन्यू, ये स्टार्ट हुआ बरदौली में अंडर द स्ट्रॉन्ग लीडरशिप ऑफ वल्लभ भाई पटेल। और ये काफी ज्यादा लोग जो थे वो इसके साथ जुड़ने लगे। गुजरात में स्टार्ट हुआ और बरदौली डिस्ट्रिक्ट में, तो ये ध्यान रखेंगे। बरदौली डिस्ट्रिक्ट भी पूछी जाती है मैप वर्क में, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट आता है आपका आंध्र प्रदेश में। पहला हम लोगों ने कंट्री साइड कहां पे देखा, दैट इज इन अवध। दूसरा हम देखते हैं आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में गुडेम हिल्स, ठीक है। और आप लोगों ने सुना होगा यहाँ पे गुरिल्ला मूवमेंट स्टार्ट हुआ था।
ठीक है। तो गुडेम हिल्स गुरिल्ला मूवमेंट कहा जाता था, ये स्टार्ट हुआ गुडेम हिल्स में एक मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट स्टार्ट हुआ इन 1920s बिकॉज दे प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द फॉरेस्ट एंड ग्रेज द कैटल। अब एक और चीज थी, ब्रिटिशर्स ने, अगर आप लोगों ने कभी सुना होगा तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, आपको बता दें कि उन्होंने फॉरेस्ट लॉ भी लगाया हुआ था, ध्यान रखिएगा, फॉरेस्ट लॉ ऑल ओवर इंडिया उन्होंने लगा रखा था। ये फॉरेस्ट लॉ जो था वो क्या करता था, वो इंडियंस को रिस्ट्रिक्ट करता था कि वो फॉरेस्ट से किसी भी चीज की कोई भी रिसोर्स जो है वो ले, यानी कि ना तो वो अपने कैटल को वहां पर चरा सकते थे, यानी अपने जानवरों को चरा सकते थे, ना ही वहां से फायरवुड कलेक्ट कर सकते थे। फायरवुड यानी कि अपने ईंधन की व्यवस्था, यानी कि लकड़ियां जो टूट करके जंगलों में गिरती थी या पेड़ों से वो लोग लकड़ियां तोड़ के ले आते थे जिससे कि वो लोग अपने घर का खाना बनाते थे। तो उन्होंने इन चीजों से उनको मना कर दिया, और ये बहुत बेसिक नीड है उनकी, बहुत बेसिक तरीके से है, जहां उनको बहुत ज्यादा जरूरत थी किसकी, इन दोनों चीजों की। अपने जानवरों को उन्हें चराने के लिए जंगलों में ले जाना पड़ता था और फायरवुड को कलेक्ट करना पड़ता था। दूसरी तरफ ब्रिटिशर्स जो थे, क्योंकि हम बता रहे थे यहाँ पे उन्होंने ट्रेन्स लॉन्च करी हुई थी, ट्रेन्स, तो ट्रेन्स को बिछाने के लिए देखिएगा आप ऐसे करके आप पर ट्रैक बनता है, ये ट्रैक लगता है जिसके ऊपर ट्रेन चढ़ती है, और उसके नीचे आप देखिएगा इस तरीके से अब तो सीमेंट के लगते हैं। पहले ये रेलवे ट्रैक्स को बिछाने के लिए उनको स्टेबिलिटी देने के लिए ये स्लीपर्स लगाए जाते थे, और ये जो स्लीपर्स थे ये स्लीपर्स पहले वुड के होते थे, लकड़ी के लगाए जाते थे। तो वो क्या करते थे कि वो जंगलों से लकड़ी काटते थे, और वो किसके लिए काटते थे, अपने ट्रेन्स को सेटल करने के, उनके नीचे स्लीपर्स लगाने के लिए वो वुड को कट करते थे। और इसकी वजह से उन्होंने किसको रोक दिया, उन्होंने फॉरेस्ट लॉ लगा करके उन्होंने जो इंडियंस थे उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि वो किसी भी हालत में फॉरेस्ट के अंदर से कोई भी रिसोर्स कलेक्ट नहीं कर सकते। तो इसकी वजह से जो मिलिटेंट्स थे वो बहुत ज्यादा उनसे ऑप्रेस्ड हो गए थे, बहुत ज्यादा उनसे गुस्से हो गए थे। और इसके बाद उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अलूरी सीताराम राजू उनके अंडर में ये जो वॉर थी या ये जो मूवमेंट था ये उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। द गुडेम रिबल्स अटैक पुलिस स्टेशन। अब यहाँ पे क्या किया उन्होंने, ये जो गुडेम रिबल्स था, गुडेम हिल्स के जो लोग थे, उन्होंने अटैक किया था किसके ऊपर, पुलिस स्टेशन के ऊपर अटैक कर दिया था, एंड अटेम्प्टेड टू किल ब्रिटिश ऑफिशियल्स एंड कैरिड गुरिल्ला वॉरफेयर एंड अचीविंग स्वराज। राजू वाज कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड इन 1924। द ओवर टाइम बिकेम अ फोक हीरो। लेटर ऑन वो फोक हीरो बन गए, उन कंट्री साइड के लोगों के एक तरीके के हीरो बन गए, लेकिन समहाउ इट वाज रियली वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि उनको क्या कर दिया गया, 1924 में उनको पकड़ लिया गया और उनको सजा दे दी गई, मौत की सजा दे दी गई। आफ्टर दैट स्वराज इन प्लांटेशंस। अब स्वराज जो था प्लांटेशंस में किस तरीके से काम किया, तो हम चलते हैं सीधे असम की तरफ। अब ये जो असम, अभी हम लोग आंध्र प्रदेश की बात कर रहे थे, अब यहां से हम सीधे चलते हैं असम की तरफ। असम में क्या हुआ था, फॉर प्लांटेशन वर्कर्स इन असम फ्रीडम मीन्स टू रिटेनिंग अ लिंक विद विलेज फ्रॉम विच दे हैड कम। तो क्या हुआ, देखो क्या हुआ, हर एक ने अपना अपना मूवमेंट अलग तरीके से लिया। हमने देखा कि टाउन्स एंड सिटीज में अपना मूवमेंट अलग तरीके से लिया गया, कंट्री साइड पर अलग तरीके से लिया गया। इसी तरीके से असम के जो प्लांटेशन वर्कर्स थे, असम के जो प्लांटेशन वर्कर्स थे, उन्होंने इसको फ्रीडम कंसीडर कर लिया। और फ्रीडम कंसीडर करने के साथ ही, क्योंकि वो लोग क्या कर रहे थे, वो बहुत दूर दराज के एरियाज से यहाँ काम करने आए थे। कहाँ पे, चाय के बागानों में काम करने के लिए आए थे अंडर द ब्रिटिश रूल। तो वो उनको वहां पे एक तरीके का बंधुआ मजदूर बना करके रख लिया गया, और उन्हें अलाउ नहीं था कि वो अपने गांव, अपने देश वापस जा सके। अपने देश इन द सेंस कि इंडिया के लोग थे, लेकिन अपने गांव वापस जा सके। तो उन्होंने यहाँ पे क्या कंसीडर कर लिया, उन्होंने अपने आप को कंसीडर कर लिया कि ये जो चल रहा है, ये जो पूरा सीरीज चल रही है भाई, फ्रीडम की बात हो रही है, महात्मा गांधी ने इतना बड़ा एक मूवमेंट लॉन्च कर दिया है, they thought that this is the freedom that now they can reach back, they can go back to their villages in a free mode. But ऐसा नहीं था। When a huge crowd was going back to their villages, considering that the Mahatma Gandhi's movement about freedom is all about the freedom from the plantation fields, that became pathetic for them because Britishers attacked them. Some of them were killed, and some of them were forcefully they brought them back into the fields again.
सो दैट वाज द सिचुएशन जिसमें कि उनके साथ भी कहीं ना कहीं वायलेंस जो था वो सामने आ गया। अच्छा ध्यान रखिएगा, इससे एक क्वेश्चन भी बनता। पहला क्वेश्चन तो ये था जो असम प्लांटेशन से हम लोगों ने पढ़ा, असम प्लांटेशन में पहला जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन बनता है इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट का। इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, ध्यान रखिएगा बड़े सारे एक्ट आ रहे हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। इमिग्रेशन, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट बनता है। इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट है मतलब इंडिया के वो लोग हैं वो वापस अपने घर नहीं जा सकते हैं जो एक बार प्लांटेशन वर्कर्स की तरह काम करने लगे, असम के बागानों में काम करने लगे, वो नहीं जा सकते। तो इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट तोड़ने की वजह से उनको मारा गया और उनको वापस ले आया गया। सो दैट वाज द कंडीशन। आफ्टर दैट जो इमिग्रेशन एक्ट था, क्योंकि वो 1859 में लॉन्च किया गया था, ये इंग्लैंड 1859 में लॉन्च किया गया था, एक लंबा टाइम हो गया था, ये 21-22 की बात आ गई थी और यहाँ पर वो बहुत पहले लॉन्च किया गया था ये एक्ट, जिसकी वजह से वो लोग बहुत ज्यादा कंडीशन में थे, वो विदाउट परमिशन जा रहे थे। और इसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को उन्होंने एक अलग तरीके से लिया। तो अगर एक क्वेश्चन आता है कि वाई महात्मा गांधी वाज नॉट हैप्पी विद द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है तो ये आप लोग उसको चेंज कर सकते, इसको आप लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? बिकॉज पीपल वर नॉट ट्रेन्ड, पीपल वर नॉट एग्जैक्टली अंडरस्टैंडिंग व्हाट गांधी जी मीन्ड विद द मूवमेंट। उन्होंने सबने अपने अपने तरीकों से मूवमेंट को ले लिया। किसी को रेवेन्यू की प्रॉब्लम थी उसने उसको उस तरीके से लिया, किसी को जंगलों की प्रॉब्लम थी उसने उसको उस तरीके से लिया, किसी को प्लांटे एज अ इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट से प्रॉब्लम थी उन्होंने उसको उस तरीके से लिया। तो हर एक ने फ्रीडम को, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अपनी तरीके से लिया। सो दैट्स व्हाई ये एक रीजन बनता है कि महात्मा गांधी ने जब ये मूवमेंट वापस लिया तो उसका क्या रीजन था, दैट पीपल नीड, द इंडियंस नीड टू गेट मोर ट्रेन्ड फॉर सच काइंड ऑफ मूवमेंट। ये मूवमेंट बहुत बड़े पैमाने पर हुआ था लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ चीजें, कुछ खामियां जो थी इसके सामने थी जिसकी वजह से ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया। एंड ऑब्वियस सी बात है, एक बहुत बड़ी बात है, एक लंबा टाइम पीरियड था जब ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर रूल करते आ रहे थे, इतनी आसानी से वो जाने वाले नहीं थे और इतना आसान हमारे लिए भी नहीं होने वाला था कि हम उनसे छुटकारा पा जाए। तो चलते आगे, जब हमने बात किया 1922 में, अब जो सबसे वर्स्ट कंडीशन आई 1922 में वो क्या थी? वो थी चौरी चौरा गोरखपुर। ध्यान रखिएगा ये मैप वर्क में भी पूछा जाता है। चौरी चौरा एक डिस्ट्रिक्ट है गोरखपुर के पास, आप कह सकते हैं गोरखपुर के पास एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां उसका नाम है चौरी चौरा, यूपी में। तो पूछा जाता है ये कहां पर है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये जो चौरी चौरा है यहां पर उन्होंने क्या किया था, एक पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहा था और अचानक बाजार के अंदर एक पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन चल रहा था, बहुत ही शांतिपूर्वक चल रहा था और अचानक से वो वायलेंट हो गया, जिसकी वजह से जो लोग थे, जो क्राउड थी, वो इतनी ज्यादा गुस्से में आ गई कि उन्होंने एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जो थे वो जल करके मर गए। तो कंडीशन वर्स्ट हो गई। क्या कंडीशन वर्स्ट हुई कि महात्मा गांधी का पहला कंसेप्ट क्या था कि सत्याग्रह साथ में चलेगा, नॉन कॉपरेशन के साथ में, और वहां पर भी नॉन वायलेंस जो होगा वो सबसे ऊपर रहेगा। और यहां पर क्या हो रहा है, आप देख रहे हो कि जगह जगह वायलेंस हमें देखने को मिल रहा है, जगह जगह वायलेंस देखने को मिल रहा है। इस वजह से महात्मा गांधी इस सिचुएशन से भी बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे और इसकी वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अब वापस ले लेंगे। सो दैट बिकेम क्रिटिकल सिचुएशन। लेट मी रीड सम ऑफ द मैसेजेस। सो you can keep on sending if you are having any doubts. अगर आप लोग सेंड करते रहेंगे so we can read out some of the questions and we can discuss them as well on the same time. चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। यहां तक तो हमने पढ़ लिया, अब क्योंकि उन्होंने वापस ले लिया, अब बात आती है टुवर्ड्स द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। अब तक हम लोग क्या बात कर रहे थे, मैंने आपको बताया था, अब तक हम लोग जो बात कर रहे थे वो थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की, है ना। डिफरेंस मैंने आप लोगों को बताया था, मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पे हम ब्रिटिशर्स के साथ में सर्वाइव करेंगे, लेकिन हम कहना चाह रहे थे कि आपको हमसे कोई मतलब नहीं है और हमें आपसे कोई मतलब नहीं। लेकिन सिचुएशन ऐसी हो गई, स्पेशली चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने जब अपना मूवमेंट वापस ले लिया तो अब सिचुएशन आर या पार की आ गई थी। सो नाउ द पीपल वांट दैट दे वांट कंप्लीट इंडिपेंडेंस, और इसी की चाहत में उन्होंने जो लॉन्च किया नया मूवमेंट, वो मूवमेंट था आपका
सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। आइए देखते हैं क्या क्या चीजें थी, क्या क्या पॉइंट्स थे। ड्यू टू चौरी चौरा इंसिडेंट 1922 में वायलेंट एक्टिविटीज होने लगी। एनसीईआरटी में आपका दिया हुआ है, हम लोग उस पॉइंट से ले रहे हैं। उन्होंने मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया। सीआर दास, मोतीलाल नेहरू, ध्यान रखिएगा दो लोगों ने, सीआर दास, आते ही ये नाम वेरी शॉर्ट में नाम पूछे जाते हैं, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू, ये दो ऐसे नाम थे जो आगे आएंगे। इन दोनों लोगों ने क्या किया जिस वजह से आज हम इन्हें याद कर रहे हैं? स्वराज पार्टी विद इन द कांग्रेस, उन्होंने क्या किया? कांग्रेस के अंदर उन्होंने स्वराज पार्टी नाम की एक पार्टी जो थी उसको बना लिया। एक स्वराज पार्टी उन्होंने बना लिया जिनका मोटिव था कंप्लीट इंडिपेंडेंस का। यहां पर उन्होंने बनाई स्वराज पार्टी विद इन द कांग्रेस एंड आर्ग्यू टू रिटेन द काउंसिल पॉलिटिक्स। बट यंगर लीडर्स जैसे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस वर मोर रेडिकल मास एजिटेशन फॉर फुल इंडिपेंडेंस। वो कह रहे थे हम लोग अपनी पॉलिटिक्स चलाते हैं, अपनी पॉलिटिक्स बनाते हैं, अपना सेपरेट इलेक्टोरल सब कुछ बना लेते हैं। लेकिन जो यंग लीडर्स थे उन्होंने कहा नहीं, हमें मास एजिटेशन की जरूरत है, बड़े पैमाने पर हमें इसको आगे लेकर के चलना है। So as you're watching over here, we will continue to give you more better content, more explanatory content, and we are working basically on your basics so that it will get clear. So please keep join over here with a complete video, and the same time अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप एडुसिट को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आगे चलते हैं। जब हम लोग बात करते हैं एग्रीकल्चर प्राइसेस की बिगिन टू फॉल फ्रॉम 1926 ड्यू टू वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन। 1926 की बात हो रही है। 1926 में वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन आने लगा था, वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुकी थी, तो जाहिर सी बात है सारा पैसा लड़ाई में लग गया। अब क्या बचा? अब उनके पास पैसे की कमी हो रही, तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड वाइड डिप्रेशन आ गया। बाय 1930 कंट्रीसाइड वाज इन टर्मोइल। अगेंस्ट दिस बैकग्राउंड न्यू टॉरी गवर्नमेंट इन ब्रिटिश कंटिन्यूड स्टैट्यूटरी कमीशन अंडर सर जॉन साइमन। अब क्या हो गया? सर जॉन साइमन जो थे उनके अंडर में एक कमीशन बना करके इंडिया भेज दी गई। ठीक है, क्योंकि भाई वहां देख रहे थे कि इंडिया में लगातार एजिटेशन चल रहा है, लोग अगेंस्ट हो रहे हैं ब्रिटिशर्स के, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रही है। और ये रीजन की वजह से उन्होंने क्या किया? सर जॉन साइमन के अंडर में उन्होंने साइमन कमीशन का गठन किया। दैट वाज साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का गठन करके उन्होंने इंडिया भेज दिया और इंडिया में आते ही लोग इसके अगेंस्ट हो गए। क्यों अगेंस्ट हो गए? क्योंकि ये कमीशन कंप्लीटली इंडिया के लिए बनाई गई थी, बट देयर वर नो इंडियन लीडर्स इन दैट। नो इंडियन वर द पार्ट ऑफ साइमन कमीशन। दैट वाज कंप्लीटली द साइमन सर जॉन साइमन के अंडर में कंप्लीटली ब्रिटिशर्स की कमीशन बनकर के सामने आई, जिसकी वजह से इसके लिए वो इसके अगेंस्ट खड़े हो गए। और इसके लिए उन्होंने क्या किया? ब्लैक काले झंडों से और टाइटल्स दिया गया, साइमन गो बैक का नारा लगाया गया, और इस तरीके से इन्होंने उसको अगेंस्ट जो इंडियंस थे उन्होंने इसके अगेंस्ट एक मोर्चा निकाला। हुआ क्या? इस मोर्चा जो था इसमें कौन आया था सामने? दैट वाज लाला लाजपत राय। ध्यान रखिएगा, लाला लाजपत राय यहाँ पर आए और लाला लाजपत राय ने इसका विरोध किया, और विरोध करने में वहां पर लाठी चार्ज कर दिया गया। लाठी चार्ज होने की वजह से लाला लाजपत राय के ऊपर कई गंभीर चोटें आई, वो अस्पताल गए और वहां पर उनकी मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से पूरे के पूरे देश में और कांग्रेस में एक शोक की लहर दौड़ गई। आगे चलते हैं। दैट इज तो ये लाला लाजपत राय का जो ये था 17 नवंबर 1928। हम लोग 1928 की बात कर रहे हैं। आगे हम लोग एक बार टाइमलाइन को फिर से देखेंगे, उसके आगे की टाइमलाइन। तो 17 नवंबर 1928 को ये हुआ, एंड आफ्टर दैट 1929 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में होने के बाद कांग्रेस लीडर्स जो थे वो वहां से भी डिससैटिस्फाई होकर के वापस आए, और ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी उसका भी अच्छे से जो एक क्वेश्चन है कि सर इंडियंस क्यों नहीं? अच्छा, इंडियंस देखो उन लोगों को कंप्लीटली क्या करना था ना कि इंडिया के ऊपर रूल करना था और अपने आप को रूल करा। अगर वो यहाँ पे इंडियंस को रखते तो उन्हें पता था कि कहीं ना कहीं वो इंडियन के पक्ष को भी सामने रखेंगे। एंड ब्रिटिशर्स वर नॉट, दे आर नॉट वांटिंग कि किसी भी तरीके से इंडियंस को आप समझा जाए। दे वांट कि अभी वर्ल्ड वॉर की वजह से उनका ध्यान थोड़ा सा इंडिया के ऊपर से कमजोर हो गया था, थोड़ा कम हो गया था, वो वापस उसके ऊपर फुल टॉस ध्यान देना चाहता। इधर इंडियंस रिवोल्ट करने स्टार्ट कर दिए थे, तो इसको कंप्लीटली अपने अंडर में लेने के लिए उन्होंने यहाँ पे क्या किया?
कंप्लीटली ब्रिटिशर्स की कमिटी बना करके वहां पर भेजी, और जजेस या सुप्रीम कोर्ट और सब जो भी कोर्ट्स थे उन सब में ऑलरेडी जो जजेस थे वो कौन थे, ब्रिटिशर्स के ही थे, ब्रिटिश कंपनी के ही थे। तो ये उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम की बात थी, इंडियंस इसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे, और ब्रिटिशर्स इसके अलावा कोई और ऑप्शन देना नहीं चाहते थे। अगर आप लोगों को पता हो तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने किसी भी हाईएस्ट पोजीशन पर ब्रिटिशर्स किसी भी हाईएस्ट पोजीशन पे इंडियंस को नहीं रखना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने क्या किया, यहाँ पे जो सिविल सर्विसेज की स्टडीज, जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स थे, उसका सेंटर उन्होंने रखा इंग्लैंड, कि उसका जो सेंटर है वो लंदन इंग्लैंड, वहां पे जाकर के आपको एग्जाम देना पड़ेगा। दूसरा उसका मीडियम रखा इंग्लिश, और इंडियंस के लिए इंग्लिश पढ़ना मतलब बहुत ही टेढ़ी खीर थी ना। तो ये दो कंडीशन उनके लिए बड़ी पैथेटिक सी हो गई थी, एक तो इंग्लैंड जाकर के एग्जाम देना, दूसरी चीज इंग्लिश में पूरा का पूरा कोर्स तैयार करना। तो ये सारी सिचुएशन की वजह से कोई हायर पोस्ट पर जा नहीं पाता था, ब्रिटिशर्स चाहते भी नहीं थे हाईएस्ट पोस्ट पर जाने के लिए, और इंडियंस सोचते थे कि चलो वो हमें चांस तो दे रहे हैं, हम लोग नहीं ग्रैब कर पा रहे हैं। सो दैट वाज द कंडीशन। तो इस तरीके की डुअल फेस कैरेक्टर्स के साथ ब्रिटिशर्स यहाँ पर अभी तक रूल करते आ रहे थे, या हम लोगों को कन्विंस करते चल रहे थे। आखिरी में लास्ट में क्या हुआ, जब 1929 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी किसी काम नहीं आई, तो दिसंबर 1929 में अंडर जवाहरलाल नेहरू लाहौर कांग्रेस ने डिमांड किया वहां पे पूर्ण स्वराज का, और 1929 में, ध्यान रखिएगा डेट इज 1929 में पूर्ण स्वराज का कंसेप्ट सामने आया। अब ये पूर्ण स्वराज का कंसेप्ट क्या था कि अब हमें कोई नॉन कॉपरेशन नहीं है, हमें आपको अपने साथ अपने देश के अंदर झेलना ही नहीं है, वी लिटरली डोंट वांट टू शेयर एनीथिंग विद द ब्रिटिशर्स। तो ये कंसेप्ट उनके सामने आ गया, और यहां पर स्टार्ट होता है कि किस तरीके से वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट करेंगे। तो यहां पर एक लॉ लगाया गया था, दैट इज कॉल्ड सॉल्ट लॉ, नमक कानून जिसको कहते हैं, ध्यान रखिएगा, सॉल्ट लॉ के तहत उन ब्रिटिशर्स ने नमक के ऊपर, जो एक बहुत ही एसेंशियल पार्ट है सबके खाने का, तो उसके ऊपर उन्होंने टैक्स लगा रखा था कि कोई भी इंडियन विदाउट ब्रिटिशर्स की परमिशन नमक नहीं बना सकता। तो महात्मा गांधी ने कहा कि हम सबसे पहले इसी लॉ से स्टार्ट करेंगे, और इसके लिए उन्होंने क्या किया, इसके लिए उन्होंने अपने साबरमती आश्रम से लेकर के दांडी तक की एक यात्रा रखी, जिसको हम लोग दांडी मार्च के नाम से जानते हैं। इस दांडी यात्रा में उन्होंने लोगों को अपने साथ गठित करते गए, जैसे जैसे ये जो उनका एक छोटे से टुकड़ी स्टार्ट हुई थी, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, कई सारे लोग, बहुत सारे लोग इसमें जुड़ते गए, और 6 अप्रैल को वो गांधी जी जो थे वो दांडी मार्च करते हुए कहां पहुंचे, दांडी जो समुद्र के किनारे एक जगह है वहां पहुंच गए, और वहां पर जाकर के उन्होंने मुट्ठी भर नमक को, मतलब वहां पे उन्होंने खोला और नमक बनाया, नमक बना के वो मुट्ठी भर नमक उन्होंने हाथ में उठा करके नमक कानून तोड़ दिया, और उन्होंने कहा कि यहां से हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है उसको लॉन्च करें, कि अब हमें आपकी किसी भी चीज को, हम आपके ओबीडियंट हैं ही नहीं, हम आपको कंप्लीटली बॉयकॉट करेंगे। सो दैट वाज द कंडीशन। 5 मार्च क्या हुआ, इसके बाद आगे चलते हैं। तो 6 अप्रैल को हमने देखा ये हुआ, पीसफुल सत्याग्रहीज वर अटैक्ड, वुमेन एंड चिल्ड्रन वर बीटन, 100,000 पीपल वर अरेस्टेड। तो इसके बाद क्या हुआ था कि यहाँ पे बहुत सारे, जिस तरीके से जगह जगह जो लोग थे वो जिस तरीके से एक एक करके सारे कानून को तोड़ रहे थे, एक एक करके सब जगह हर एक छोटी छोटी चीजों पे डिसोबे कर रहे थे ब्रिटिशर्स को, ब्रिटिशर्स इस वजह से कंप्लीटली ट्रॉमेटिक सिचुएशन में आ गए थे। Okay, the question है why 26 January celebration get very little attention। 26 जनवरी, देखिए क्या हुआ कि पहले तो ये डिसाइड किया गया कि 26 जनवरी को क्या करेंगे, हम लोग स्वराज के रूप में अपनाएंगे, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि हम लोग उस डेट तक, जिस एक कहते हैं ना, आपको एक गोल तक पहुंचना है, आपको देश को स्वतंत्र कराना है, स्वराज पर पहुंचना है, अब आप उस डेट तक पहुंचे ही नहीं पाए, स्वराज नहीं मिल पाया आपको। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं कमी थी, मूवमेंट्स वापस लिए जा रहे थे, ब्रिटिशर्स ने अरेस्ट कर लिया था, तो हम लोग उस डेट को फॉलो अप नहीं कर पाए, हम उस डेट तक नहीं पहुंच पाए, कुछ कमियां रह गई, जिसके बाद फिर हम लोगों ने दोबारा स्टार्ट किया, लेकिन उस डेट को हमने बनाए रखा। इसीलिए आगे चल के क्या हुआ, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, 26 नवंबर को लिखा जा चुका था, 26 नवंबर 1950 को लिखा जा चुका था।
1949 में, बल्कि उसको लिखा जा चुका था, लेकिन उसको लॉन्च कब किया गया? 26 नवंबर को लॉन्च ना करके 1950 की 26 जनवरी को उसको लॉन्च कर दिया गया। क्यों उसको लॉन्च किया गया उस दिन? जस्ट टू रिमेंबर कि पूर्ण स्वराज की पहली डेट हमने 26 जनवरी रखी थी, हालांकि वो हमें 15 अगस्त को मिल गया 47 में, लेकिन अब उस डेट को इंपॉर्टेंस रखने, उसकी डेट की इंपॉर्टेंस को बनाए रखने के लिए हमने रिपब्लिक डे को कब रखा? 26 जनवरी को रखा, और हम लोग तब से कुछ सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। सो दैट वाज द रीजन कि हम लोग उस डेट तक पहुंच नहीं पा रहे। व्हाई सॉल्ट इज यूज्ड टू स्टार्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? सी, जस्ट बिकॉज द फर्स्ट रीजन इज सॉल्ट सबकी, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, सबकी जो लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, सबकी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इस वजह से अब उसके ऊपर जब टैक्स लगाया तो उन्होंने कहा देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट भी है, इसमें सब लोग शामिल भी हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा, सब लोगों के शामिल होने की भी गुंजाइश ज्यादा थी, इजी था इसको बनाना, प्लस लोगों को एक साथ इकट्ठा करना। तो ये सारे पॉइंट्स को देखते हुए उन्होंने सबसे पहले सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने की बात कही। सो दैट वाज द फाइन। सो I guess you get satisfied with the answers. Let's move forward. That is, on 5th March 1931, Gandhi-Irwin Pact was signed. On December 1913, Gandhi went to London to attend second roundtable conference, but returned back disappointed and relaunched civil disobedience movement. अच्छा, अब गांधी-इरविन पैक्ट के तहत क्या कि उन्होंने यहाँ पे एक पैक्ट साइन किया कि भाई ठीक है, आपकी कुछ डिमांड्स हैं, आपको क्या क्या चीजें आप चाहते हो, गांधी जी ने अपनी कुछ पॉइंट्स रखे, और उसके तहत उन्होंने कहा ठीक है हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बंद कर देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्रिटिश भी इससे एजिटेटेड हो गए थे, परेशान हो गए थे कि जगह जगह उनके जितने भी लॉ हैं उन सबको ब्रेक किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा मूवमेंट बनकर के सामने आएगा। तो वो लोग कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड में आए थे। तो उसके बाद गांधी-इरविन पैक्ट साइन हुआ। गांधी-इरविन पैक्ट होने के बाद उन्होंने उनको कन्विंस किया कि आप लंदन आए, लंदन आकर के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल हो, और उसके बाद आप इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पे यहाँ पे बंद कर दें। उन्होंने कुछ दिन के लिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पे थाम लगाई, और वो कहां पहुंचे? वो सीधे पहुंचे लंदन। वहां पे जाकर के जब कॉन्फ्रेंस हुई तो वहां पे उनकी कंप्लीट सारी की सारी डिमांड्स को उनको खारिज कर दिया गया, और वहां से वो डिसअपॉइंट होकर के वापस आए। तो गांधी जी जब वापस डिसअपॉइंट होकर के आए तो उन्होंने यहां पर आकर के दोबारा से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था उसको लॉन्च कर दिया। नाउ हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट। अब देखो पार्टिसिपेंट्स ने किस तरीके से इस मूवमेंट को देखा। नेक्स्ट टॉपिक आपके एनसीईआरटी में दिया जाता है, दैट इज the countryside rich peasant communities became enthusiastic supporters of the civil disobedience movement, but they were deeply disappointed when movement was called back in 1931 without revenue rates being revised. So when movement was restarted in 1932, many of them refused to participate. तो क्या हुआ कि 1931 में उनकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम थी कि रेवेन्यू जो था वो बहुत ज्यादा लिया जा रहा है। तो उन्होंने जब बीच में उसको रोका, और रोकने के बाद कॉन्फ्रेंस अटेंड की, जब बातें नहीं बनी दोबारा लॉन्च किया, तो वहीं पे लोगों का जो इंटरेस्ट था वो खत्म हो गया कि भाई बीच में उसको रोक दिया गया, जबकि वहां पे रिवाइज हुई नहीं थी रेवेन्यू जिसको कम किया जाता, कुछ हमें रिलैक्सेशन दिया जाता, कुछ रिलैक्सेशन दिया ही नहीं। तो कहीं ना कहीं ये जो वेल टू डू पीसेंट रिच पीसेंट कम्युनिटीज थे जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के पक्ष में थे, कहीं ना कहीं वो क्या हो गया, थोड़े से वीक पड़ गए, उनका सपोर्ट थोड़ा सा वीक पड़ गया। नेक्स्ट, द पुअर पीसेंट्री वर आल्सो रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट। अब पुअर पीसेंट्री क्या थी कि भाई उन्हें लग रहा था कि पॉलिटिकल एक भागदौड़ चल रही, पॉलिटिकल अफरा तफरी चल रही है, हम लोग यहाँ पे डेली कमाने वाले, अगर हम लोग इस तरीके से या डेली हम लोग अगर अपने पेट के लिए काम नहीं करेंगे तो कहीं ऐसा ना हम लोग कितने दिन तक हम लोग को भूखा रहना पड़े। तो कहीं ना कहीं उनका जो इंटरेस्ट था वो क्या हुआ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से हट गया। तीसरा पॉइंट जो आता है वो ये था, ऑल्सो प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट जैसे पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास, जीडी बिरला सपोर्टेड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट व्हेन इट वाज लॉन्च्ड, बट व्हेन इट वाज रीस्टार्टेड दे शोड देयर रिलक्टेंस ड्यू टू फेलियर ऑफ द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो क्योंकि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी वो फेल हो गई थी, तो ये जो टाटा बिरलास जो थे, जो अब तक बहुत अच्छा फेवर दिखा रहे थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, कहीं ना कहीं इनका जोश भी क्या हो गया, ठंडा पड़ गया। तो ये कुछ रीजन थे जिसको हम ड्रॉबैक्स जब पूछा जाएगा, व्हाट वर द ड्रॉबैक्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, वहां पर हम इसको ले सकते हैं।
इसके बाद द इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास, हम बात कर रहे थे इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास की, डिड नॉट पार्टिसिपेट इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन लार्ज नंबर्स एक्सेप्ट नागपुर रीजन, द इंडस्ट्रीज केम क्लोजर ड्यू टू कांग्रेस वर्कर्स स्टेट अलूफ। तो यहाँ पर भी उन्होंने क्या किया, जो इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास थी भाई वो भी सामने नहीं आई कि इंडस्ट्रीज बंद होने लगेंगी या कुछ, हमारे वो रोजगार की बात आने लगी थी, कहीं ना कहीं के सर्वाइवल की बात आने लगी थी, जिसकी वजह से इन सब लोगों ने अपना इंटरेस्ट जो था वो उससे खो दिया। However, women participated in the movement on large scale. They participated in protest marches, manufactures, salt, picketed foreign clothes, liquor shop। अब हमें पता है कि बिहार में और दूसरी जगहों पे छोटे छोटे मूवमेंट चल रहे थे जहां पे उन्होंने शराब की दुकानों को बैन कर दिया, उन्होंने सॉल्ट बनाया, कॉटेज मार्क जो कॉटेज इंडस्ट्रीज वगैरह थी उसको डेवलप करना स्टार्ट कर दिया। तो वुमेन्स ने पार्टिसिपेट किया, जबकि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में बहुत ज्यादा वुमेन पार्टिसिपेशन नहीं था, लेकिन यहाँ पर क्या था, वुमेन का पार्टिसिपेशन काफी ज्यादा देखने को मिला। नाउ इसके बाद हम लोग और नेक्स्ट चलते हैं, दैट व्हाट आर द लिमिट्स। हम लोग कहीं ना कहीं पढ़े कि दीज ऑल वर द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये सारी लिमिटेशंस भी थी कि कहीं ना कहीं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था वो क्या होता गया, वीक पड़ता गया, कहीं ना कहीं उसमें उतनी ज्यादा जो कह सकते हैं पावर इंपैक्ट तरीके से नहीं आया। दूसरी चीज एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आई, वो नाम आता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, डॉक्टर B.R. अंबेडकर का। ठीक है, अब क्या था, सबसे बड़ी चीज थी कि यहाँ पर जो दलित थे, जो लोअर कास्ट के लोग थे, उन लोगों का उतना ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं था, बिकॉज स्टिल देयर वाज लॉट्स ऑफ थिंग। ओके, वी विल डेफिनेटली कम बैक टू योर क्वेश्चन एज वेल। सो यहाँ पे हम लोग बात सबसे पहले हम लोग करने जा रहे हैं, दैट इज द डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे उनका रोल क्या हुआ यहाँ पे कि यहाँ दलित जो थे उनको अभी भी क्या किया जा रहा था, अलग रखा जा रहा था। कहीं ना कहीं उनको उन वेल्स से, जो कुएं थे उनसे पानी पीने की इजाजत नहीं थी, जहां से कॉमन हाई कास्ट, सो कॉल्ड हाई कास्ट लोग जो थे वो लोग लेते थे। इसके अलावा उन्हें मंदिरों में जाने की इजाजत नहीं थी, वो मंदिरों में नहीं जा सकते थे। नेक्स्ट जो था वो ये था कि वो लोग जिस तरीके, जितनी प्रायोरिटीज और जितनी चीजें, जितनी अच्छा रहन सहन, जितनी लाइबिलिटीज जो है बाकी कास्ट के लोगों को मिलती थी, लोअर कास्ट के लोगों को नहीं मिलती थी। तो जो लोअर कास्ट के लोगों को नहीं मिल रही है, तो इसकी वजह से लोअर कास्ट क्यों आपके मूवमेंट में शामिल होंगे। लेकिन महात्मा गांधी का मानना था कि उनका शामिल होना जरूरी है, इसलिए उन्होंने उनको नाम क्या दे दिया था, हरिजन्स का नाम दिया था। एक क्वेश्चन इससे भी आ सकता है वेरी शॉर्ट में, हरिजन्स, हु आर हरिजन्स एंड व्हाई दे आर कॉल्ड विद दिस नेम। हरिजन्स मींस हरि, ईश्वर, और उनके लोग, यानी ईश्वर के लोगों, ऐसा उनको नाम दे दिया गया था। तो हरिजन नाम दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, और महात्मा गांधी चाहते थे कि ये भी पार्टिसिपेट करें, किसमें, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। लेकिन द प्रॉब्लम वाज दैट कि जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामने आए तो उन्होंने कह दिया कि हमें एक सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। किस चीज का इलेक्टोरेट, यानी कि लीडरशिप चाहिए। हमें एक सेपरेट लीडरशिप भी चाहिए जिसमें हम दलित्स को रिप्रेजेंट कर सकें, और तब हम मानेंगे कि हमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है। लेकिन महात्मा गांधी कहीं ना कहीं उनके अगेंस्ट थे कि नहीं, हम सेपरेट जो है इलेक्टोरेट आपको नहीं दे सकते। तो एक कॉन्फ्लिक्ट दोनों के बीच में देखने को मिलता है। तो एक ये भी एक वीकर पॉइंट था कि दलित्स जो थे वो इतने एम्पावरिंग वे में इस मूवमेंट के साथ शामिल नहीं हुए थे। तो आपसे क्वेश्चन और यहाँ पे पूछा जा सकता है दैट व्हाई वाज Dr. Bhimrao Ambedkar against Mahatma Gandhi, और we can say what was the conflict between Dr. Bhimrao Ambedkar and Mahatma Gandhi। तो यहाँ पे हम लोग उस आंसर को देख सकते हैं कि किस तरीके से दोनों में सेपरेशन दिखाई देता था, किस तरीके से दोनों के जो पॉइंट ऑफ व्यू थे वो एक दूसरे से अलग थे। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज ऑफ द सेल्फ बिलोंगिंग। अब ये सब चीजें हो गई जिसकी वजह से मूवमेंट धीरे धीरे धीमा पड़ गया, स्लो डाउन हो गया, और मूवमेंट अपने एंड की तरफ आ गया। जो लास्ट हम लोग इस टॉपिक में यहाँ पे पढ़ेंगे दैट इज ऑफ द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, जिसको हम लोग पहले भी डिटेल में पढ़ चुके हैं।
कलेक्टिव बिलोंगिंग जो थी वो क्या थी? नेशनलिज्म स्प्रेड व्हेन पीपल बिगिन टू बिलीव दैट दे ऑल आर द पार्ट ऑफ द सेम नेशन। तो क्या हुआ भाई, एक नेशन का बनने के लिए क्या जरूरी है? सबसे पहले तो इक्वालिटी जरूरी है कि भाई सबको इक्वल राइट्स मिले, सबका सम्मान हो, सबको जो प्रायोरिटीज हैं वो मिले, सबको जो लायबिलिटीज हैं वो मिले। सो दीज ऑल वर द थिंग्स दैट वाज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड एज वेल एज इट वाज द पॉइंट व्हेन वी आर मूविंग टुवर्ड्स द डेमोक्रेसी। तो हॉट्स की तरफ क्वेश्चन में भी आ सकता है दैट हाउ इंडिया स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री, कैसे वो डेमोक्रेटिक कंट्री बनने की तरफ बढ़ी, क्योंकि ब्रिटिशर्स हटे और यहाँ हम लोगों ने डेमोक्रेटिक कंट्री बना ली। हमारे यहाँ बिल्कुल भी डिक्टेटरशिप नहीं रही या बिल्कुल भी हमारे यहाँ जो वापस किंगशिप नहीं आई। तो ये चीजें कैसे हुई, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल सकता है। तो यहाँ पे एक रीजन था और वो रीजन क्या था कि हम सब लोग सेल्फ एक कलेक्टिव बिलोंगिंग में आने लगे थे। हम लोगों ने पढ़ा नेशनलिज्म पहले आ चुका था, ये जो नेशनलिज्म था एक कलेक्टिव बिलोंगिंग लेकर के साथ में आया था कि हम सब लोग एक ही देश के नागरिक हैं। It was 20th century the identity of India became visually related to the image of भारत माता। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने उसमें बनाया था। We'll look after that, ठीक है फाइन। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़े थे 19th सेंचुरी में, वो क्या था? 20th सेंचुरी में एक भारत माता की एक इमेज जो थी वो सामने निकाल करके रख दी गई थी। ये जो भारत माता की इमेज थी ये क्या डिस्क्राइब करती है? ये डिस्क्राइब करती है दैट दिस इज आवर मदर गॉडेस, दिस इज आवर मदर कंट्री एंड वी हैव टू सर्व हर एज लाइक वी सर्व आवर ओन मदर। तो एक वो फीलिंग, एक साइकोलॉजिकल थॉट प्रोसेस जो था, एक फिलोसॉफिकल थॉट प्रोसेस जो था वो आने लगा। लोगों को देश प्रेम की चीजें, आप देखोगे बहुत सारे गाने बने, लाइक रंग दे बसंती चोला, दैट वाज द सॉन्ग ऑफ दैट टाइम ओनली। तो वो सॉन्ग क्यों बने, वो फोकलोर्स क्यों बने, क्यों मुंशी प्रेमचंद ने इतनी सारी कहानियां जो रियलिस्टिक स्टोरीज थी वो उन्होंने लिखी? दैट वाज जस्ट बिकॉज दे वांट टू प्रमोट the nationality, they want to promote that we all are Indians and we all are the part of the same nation. So that was very much important. Okay, so okay, who was right? अच्छा see, देखिए गांधी जी का अपना मानना था और जो भीमराव अम्बेडकर थे उनका अपना मानना था। गांधी जी का मानना था अगर हमने उन्हें हरिजन नाम दे दिया तो हमने उनको अपनी बराबरी पर ला करके खड़ा कर दिया, हम उन्हें नहीं दलित समझ रहे। लेकिन भीमराव अम्बेडकर कह रहे थे कि आप हर एक की मेंटालिटी, आप हर एक की साइकोलॉजिकल थॉट्स जो बने हुए दलित के लिए, आप उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं? तो हम ये कह सकते हैं दोनों अपनी अपनी जगह पर सही थे। महात्मा गांधी उस समय एक बहुत बड़ा रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे कि इस समय जो मूवमेंट है इसको लॉन्च करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अभी हम इस इलेक्टोरेट अपने अंतर जो कह सकते हैं सिविल जो एक डिस्कशन है अभी हम उसमें ना पड़े, हम अभी पहले अपने मुंह में अपने आप को पहले अंग्रेजों से आजाद करें, फिर हम लोग जो है ये दलित का और उनका कंसेप्ट लेकर के आए। लेकिन भीमराव अम्बेडकर जी का कहना था कि जब तक आप इक्वालिटी नहीं लाएंगे तब तक हम उस पोटेंशियल के साथ अंग्रेजों का सामना नहीं कर सकते। So you can say that both were correct at their own position, at their own point of view. So that was the thing. Fine. So next one that comes forward is the कहाँ पर थे हम लोग फोकलोर्स की बात करी ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल। ट्राई कलर फ्लैग, पहले ट्राई कलर फ्लैग जो था वो लॉन्च हुआ। दैट ट्राई कलर फ्लैग वाज रेड, ग्रीन एंड येलो, और बीच में फिर बाद में एक लॉन्च हुआ जिसमें बीच में चरखा भी बना हुआ था। दैट चरखा, तो ये सारी चीजें क्यों लॉन्च हुई? हमारा कुछ मोटिव होगा कि नहीं होगा? हम लोग किसी चीज से तो सिंबलाइज करेंगे अपने आप को, तो ये जो सिंबलाइजेशन है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि देखो क्या होता है, जब कोई सिंबल बनाता है ना, आप उसके साथ कई सारी चीजों को जोड़ देते हो। जैसे जब भी कभी दो देशभक्त हैं जिनके अंदर देशभक्ति की भावना है, अगर वो कहीं पर भी भारत देश के झंडे को लहराता देखेंगे, मानिए चाहे ना मानिए, आपके अंदर अपने आप ही एक तरीके की एक एक्साइटमेंट और उसके प्रति सम्मान जो है वो निकल करके आता है। आप उस इमोशन को फील कर सकते हो। या आप कभी भी एक यूनिफॉर्म को देखते हो, अपने देश के मिलिट्री की यूनिफॉर्म को, नेवी की यूनिफॉर्म को, एयरफोर्स की यूनिफॉर्म को आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं एक रिस्पेक्ट की भावना जो होती है एक ट्रू इंडियन के अंदर जरूर आती है। तो ये जो चीज होती है, इस चीज को डेवलप करना बहुत जरूरी था। और यहाँ पर फ्लैग एक बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि किसी भी देश का फ्लैग हो,
वी डोंट हैव टू डिसरिस्पेक्ट देम। किसी भी देश का फ्लैग हो, वो उस देश की जनता का प्रतीक है, वो उस देश के लोगों का प्रतीक है, ठीक है। तो उनकी रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा जरूरी है और हमें करनी चाहिए, ये हमारी मॉरल सेंस कहती है। तो यहाँ पे इसी तरीके के ट्राई कलर फ्लैग जनरेट किया गया। उस ट्राई कलर फ्लैग को बाद में स्पिनिंग व्हील दिया गया और बाद में उसमें अशोक चक्र शामिल किया गया। Another means of creating feeling of nationalism was through reinterpretation of history. The Indian nationalist movement began writing the past to discover India's great achievement. The biggest thing is that कि जितना भी हमारा पास्ट था, जितने भी हमारे बड़े बड़े योद्धा थे, अब क्या योद्धा थे, जैसे हम लोग छत्रपति शिवाजी महाराज की बात करते हैं या झांसी की रानी की बात करते हैं, या उसके पहले जो भी ऐसे लीडर्स जिन्होंने देश के लिए लड़ा, हम लोगों ने उनकी हिस्ट्री को रिपीट करना स्टार्ट किया, उनके ऊपर पोएम्स बनानी स्टार्ट करी, उनके ऊपर ड्रामास क्रिएट करने स्टार्ट किए जो लोगों के बीच में किए जाते थे फॉर एंटरटेनमेंट, कि किसी भी तरीके से जो नेशनलिज्म का मैसेज है वो बिल्कुल क्लियर हो और लोगों तक पहुंचे। और इस तरीके से लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना जो थी वो जनरेट होनी स्टार्ट हुई। ये मूवमेंट्स को हम फेलियर नहीं कह सकते, ये मूवमेंट्स ऐसे इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स थे कि हम कह रहे हैं कि महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वीक पड़ गया, तो ये मूवमेंट फेल नहीं हुए। ये मूवमेंट जो थे उन्होंने ही ब्रिटिशर्स को मजबूर किया कि वो इंडियंस जो के हैं उनके पोटेंशियल को समझे और साथ ही साथ वो इस देश को छोड़ के जाए। और यही कारण है कि ब्रिटिशर्स जो थे वो कंप्लीटली हमारे देश से बाहर चले गए, उन्हें यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। So that was all about that we read in this chapter. Why interpretation of history is important for sense of collect. Of course, interpretation of history, as I explained this right now, that इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री ये जरूरी है कि आज आप जो काम कर रहे हो, आज आप अपने देश के लिए लड़ रहे हो, अपने देश के लिए खड़े हो, तो केवल आप नहीं खड़े हो, पीछे भी आप देखिए कितने बड़े पैमाने पर उन्होंने युद्ध किया, कितने बहादुरी के साथ उन्होंने युद्ध किया अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए। भले ही वो मर गए तो जान की बाजी क्यों लगाई कि हम अगर अपने आप को सैक्रिफाइस कर देते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे आगे आने वाले जो हमारे इंडियंस होंगे कम से कम वो तो आजादी देख पाएंगे, वो तो आजाद देश में रह पाएंगे। इस कंसेप्ट के साथ तो वहीं उन लोगों के अंदर एक फीलिंग आ गई कि जब हमारे एंसेस्टर्स जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की, क्यों? ताकि हम लोग आजाद सवेरा देख सकें। तो आज अगर जरूरत है तो हमें भी अपने देश के लिए लड़ना चाहिए और अपने फ्यूचर जो हमारी जनरेशन आ रही है उनको एक आजाद सवेरा देना चाहिए। सो दैट वाज अ कंसेप्ट बिहाइंड interpretation of the history. So that was all about this chapter. We have read so many things, so many points. So definitely we will go through one of the session in which we will deal with all the question answer and discussion, that kind of round. So I am very excited for that session also. So let us bind up our chapter over here because this were all the explanatory chapter. और I hope कि आप लोग को इस chapter के सारे concepts clear हो गए होंगे। Keep switching to the EduSwitch, that is giving you more interesting and more relevant matter according to your studies. And सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए वो सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ हम सब मिलकर के डिस्कशन करते हैं अपने पूरी की पूरी स्टडी मटेरियल का, जिससे आपको आपके रिजल्ट ओरिएंटेशन में बहुत ज्यादा फायदा